हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अपने लास्ट लेक्चर में जैसे हमने इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिफाइन करने की कोशिश की थी और उस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हमने देखे थे। आज का जो टॉपिक है हमारा स्टोइशियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन, कि किस तरह से आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपकी स्टोइशियोमेट्री अप्लाइड होती है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टोइशियोमेट्री टर्म जैसा आपने पहले भी जाना होगा कि स्टोइशियोमेट्री का मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम किसी एलिमेंट का मास और वॉल्यूम को निकालने के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं या फिर जो मेजरमेंट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसी को हम बोल देते हैं उसकी स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री को अगर आप डिफाइन करें तो ये है आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप among the reactants and products तो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बन जाता है, तो इसी को हम बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री आपका दो ग्रीक वर्ड टर्म से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड्स आपके हैं, इसका मतलब होता है स्टोइशियन। एक टर्म आपका स्टोइशियन और दूसरा आपका मित्रों, ठीक है ना, जो मित्रों हम यूज करते हैं। स्टोइशियन का मतलब है आपका एलिमेंट और जबकि मित्रों का मतलब है आपका मेजर। तो जैसा कि आपको इसे क्लास नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब हम क्या करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं तो उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास और वॉल्यूम को मेजर करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्री। तो अगर इसको डिफाइन करें तो हम जानेंगे कि द प्रोसेस which deals with to measure the mass and volume of various reactant लिखने हैं अगर various reactants and products present in the reaction। तो किसी भी रिएक्शन में जितने वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके जो प्रेजेंट होते हैं उनके मास और वॉल्यूम को डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस आपकी होती है उसी को हम बोल देते हैं आपका स्टोइशियोमेट्री। जहां पे टर्म्स आपका यूज होने जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसके बेसिस पर ही आपकी पूरी जो प्रोसेस है वो चलने वाली है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपका है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है इस पे हम हल्की सी नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो दो रिएक्टेंट्स के बीच में आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन अगर वो करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस। और उन केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। अब कोई भी जो केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कंडीशन को फुलफिल करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कंडीशन को क्या करती है फुलफिल करती है। मींस कि किसी भी केमिकल इक्वेशन सपोज कीजिए कि A प्लस डी इज इक्वल टू सी, अगर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है इक्वल आना चाहिए आपका राइट हैंड साइड के मास के इक्वल आपका आना चाहिए। जैसे कि आप केमिकल इक्वेशन में क्लास 10th में पहले ये पढ़ चुके होंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का मास आपके राइट हैंड साइड के मास के इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम बोल देंगे एक केमिकल इक्वेशन या फिर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो किसी भी एक इक्वेशन को, ठीक है ना, किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो कोएफिशिएंट हम उसमें जोड़ते हैं उसी को हम बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
इज दैट क्लियर? इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम बोलें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो अगर हम इसे केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अमोनिया ने क्या किया, नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और अमोनिया का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगर इसे केमिकल इक्वेशन के टर्म में हम लिखेंगे तो देखेंगे कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, अमोनिया का फॉर्मेशन किया। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो एक इक्वेशन आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है वो राइट हैंड साइड के मास के इक्वल नहीं है, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स आपके हैं वो इक्वल नहीं है। अब इन नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए जो कोफिशिएंट हम बाहर से जोड़ेंगे इसी को हम बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखिए N2 + 3H2, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो देखिए इधर साइड नाइट्रोजन के 2 एटम्स, इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, यानी कि टोटल मास है आपका वो क्या हो गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। तो इसी को हम बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आई बात समझ में? तो किसी भी केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसके दो एस्पेक्ट आपके होते हैं, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें या फिर केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दो एस्पेक्ट इसके होते हैं। पहला क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और दूसरा इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखते हैं क्वालिटेटिव, जैसा कि आपको वही मैंने बताया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बोल देंगे उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि कौन कौन से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे बोल देंगे उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि उस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके हैं उनका मास, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके वहां पे प्रेजेंट है, उसी को हम बोल देंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन का। अब हम इस स्टोइशियोमेट्रिक आपकी कैलकुलेशन आपको निकालनी है कि एक स्टोइशियोमेट्रिक जो आपका ऑपरेशन है जिसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स के मास और वॉल्यूम को, उसमें आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में किस तरह से आपको लगाना है, ठीक है ना। हमने देखा कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमने किसी भी इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितना उस रिएक्शन का मास, जो आपके रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट का जो मास है कितना फॉर्म हो रहा है, फिर इसका वॉल्यूम कितना है, वही आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहला रहा था। तो सपोज कीजिए कि कोई रिएक्शन आपके सामने में लिख दूं, जैसे पहले भी लिखी हुई थी N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है और इसी बेसिस पे आपकी स्टोइशियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है वो आपकी होने वाली है। तो अगर इसको मोल्स के टर्म में हम लिखें, मोल्स के टर्म्स में हम लिखें तो हम देखेंगे कि हम बोलेंगे इसे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या कर रही है आपकी, रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। वहीं अगर हम इसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिराइव करें तो हम देखेंगे और पाएंगे कि हम बोले 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसे वॉल्यूम के टर्म में डिराइव करें, वॉल्यूम के टर्म में डिराइव करें तो आप देखोगे कि हम पाएंगे कि एक मोल, जिसे हम इसका मोलर वॉल्यूम में बोलते हैं, आप पहले इस चीज को जान चुके होंगे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है आपका, और एक मोल में आपके कितना 22.4 लीटर क्या होता है आपका, उसका मोलर वॉल्यूम होता है, जो आपका कैलकुलेशन द्वारा एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने क्या डिराइव किया था। तो अगर हम इसे बोले इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम तो हम बोले कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद कितना 3 × 22.4 ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक, तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपकी आने वाली है, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है, वो इन्हीं टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे एक एक करके।
और उसके बेसिस में कुछ न्यूमेरिकल जानने की कोशिश भी हम करेंगे। तो पहला जो टर्म आपका होगा मोल टू मोल रिलेशनशिप, और इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो आपके सामने बनाऊंगा, हर एक के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मोल टू मोल रिलेशनशिप है उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, वो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। दूसरा आपका मास टू मास, मास टू मास, या फिर हम इसे बोल दें मोल टू मास, क्योंकि मोल से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है इजी, तो हम मोल टू मास भी क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मोल टू मास रिलेशन, मोल टू मास रिलेशनशिप। तीसरा मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। और चौथा है आपका वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की, स्टोइशियोमेट्रिक की जितनी प्रॉब्लम होगी वो इन चार रिलेशन पे ये क्या होती है आपके इर्द गिर्द चलती रहती है। बस आपको इसको समझने की एक कला आपके अंदर होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आपकी जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होगी वो इजीली आपकी सॉल्व होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप, और देखते हैं कि इसके लिए आपको किन किन स्टेप्स की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तब तक आप फटाक से नोट कीजिए, हम फिर बढ़ते हैं आपकी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स की तरफ। तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टीज मोल टू मोल रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कैलकुलेशन आप करने जाएंगे उसमें के लिए आपको कुछ मेन स्टेप्स को ध्यान रखना पड़ेगा। वो स्टेप कुछ इस तरह से है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा उसके क्वेश्चन को पूछने के लिए, जैसे कि हमने बताया कि एक स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को क्या करना चाहिए, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। दूसरा, राइट डाउन द मोल्स, या फिर आपका ग्राम एटॉमिक, या फिर बोले तो मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम मोलर मास भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास हुज क्वांटिटीज गिवन, जिसकी क्वांटिटीज क्या हो आपको गिवन हो उसको क्या कर देना, आपको लिख देना है, और जिसकी क्वांटिटीज नहीं दी उसको आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और इस पूरे जो आपका जो मैंने ऊपर स्टेप लिखे हैं, इस स्टेप को हम एक कैलकुलेशन के द्वारा किस तरह से आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे उसे जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत इजी ट्रिक जिसके द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम को जो मोल टू मोल पे आपकी क्या हो रही है, अप्लाइड हो रही है, उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, नाइट्रोजन के कितने मोल्स आपको नीडेड जरूर आवश्यक होंगे टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स। ध्यान रखिए मोल्स टू मोल चाहिए आपको, कितने मोल्स आपको चाहिए और इतने मोल से कितने मोल्स आपके बनेंगे, ठीक है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, नाइट्रोजन के कितने मोल आपको आवश्यक होंगे टू प्रोड्यूस 8.2 मोल, यानी कि मोल टू मोल रिलेशन आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे मास और मोल का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। तो देखिए कि पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है, मोल टू मोल। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो पहले स्टेप आपको यही है कि N2 प्लस H2 और क्या फॉर्म करी आपकी NH3, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको केमिकल इक्वेशन लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो इस बैलेंस इक्वेशन करने के लिए आपको कुछ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने पड़ेंगे। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, जैसे हम देखते आ रहे हैं पहले से ही, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक। देखिए ये आपका 1 मोल, ये आपके 3 मोल दिख रहा होगा आपको, और ये आपके 2 मोल। आई बात समझ में, आपको गिवन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब जो चीज आपको गिवन है उसकी क्वांटिटी लिख दी, बाकियों को मिटा दी, जो चीज आपको पूछनी है उसको ही मैं लिखता हूं। तो देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने मोल नीडेड होंगे आपके 8.2 मोल के लिए, 8.2 मोल।
आई बात समझ में? तो देखिए पहला जैसे कि हमने देखा फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि 2 मोल नाइट्रोजन 2 मोल नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। आई बात समझ में? 2 मोल नाइट्रोजन के 2 मोल अमोनिया के NH3 2 मोल अमोनिया के 1 मोल नाइट्रोजन से क्या हो रहे थे प्रोड्यूस हो रहे थे। तो 1 मोल क्या होगा आपका 1 मोल ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1/2 मोल ऑफ N2। तो 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम क्या हो जाएगा 8.2 इंटू 1/2 यानी कि आएगा आपका 4.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 4.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब इसी प्रॉब्लम को जो मोल टू मोल कॉन्सेप्ट है इतना लंबा चौड़ा वो करते हुए ना करते हुए हम किस तरह शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे समझते हैं और फटक से देखिए इसे हम करेंगे जो चीज आपको गिवन है यानी कि 8.2 मोल ऑफ अमोनिया आपको गिवन है तो इसे सीधे से लिख देंगे 8.2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है यानी कि सीधे सीधे हम मोल रेशियो निकालेंगे तो 8.2 मोल ऑफ अमोनिया इसे क्या कर देंगे हम इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए आप लिखेंगे मोल ऑफ अमोनिया और जिसके मोल आपको निकालने हैं किसके मोल निकालने हैं नाइट्रोजन के मोल निकालने उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि मोल ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके वो उसके आगे आपको लगा देंगे। तो मोल ऑफ अमोनिया कितने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 और नाइट्रोजन की कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। ठीक हो गया। तो देखिए बहुत इजी है मोल ऑफ अमोनिया से मोल ऑफ अमोनिया किया ठीक और आपका जो आया वो आया 8.2 मोल ऑफ N2/2 जो कि आएगा 4.1 मोल ऑफ N2 मोल ऑफ N2। आई बात समझ में? बहुत इजी सा ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट है जिसने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसके मोल रेशियो निकालिए और जिसके मोल आपको निकालने हैं उससे आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने शॉर्ट में आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे फटक से इसे नोट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम आयरन के मोल आपको निकालने हैं। आई बात समझ में? फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बस जो चीज आपको पूछी हुई है उसको लिखते जाइए और इतने मोल आपको निकालने हैं ये मोल आपको निकालने हैं। आई बात समझ? बहुत शॉर्ट ट्रिक है वही किसके मोल निकालने हैं जिसके मोल आपको गिवन है तो उसका कर दीजिए 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन क्या कर देंगे उसके मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू जिसके मोल आपको निकालने हैं से उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम वहां पे लिख देंगे मोल ऑफ Fe और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। तो देखिए मोल ऑफ CO से मोल ऑफ C हो गया और ये आ गया आपका 16 इंटू 2/3 यानी कि 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 तो ये आ गया आपका 10.6 मोल ऑफ Fe। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया तो 10.6 मोल ऑफ Fe। तो इस तरह से आप बहुत इजीली मोल टू मोल रिलेशनशिप की जितनी प्रॉब्लम्स हैं बहुत इजीली आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मास टू मोल या फिर मास टू मास का जो रिलेशनशिप है। तब तक के लिए धन्यवाद।